अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CA 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का फाइन टाइम का जो शॉर्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट किए हुए वो आगे कंटिन्यू करूँगा। 38 लेक्चर से 45 तक आज इंशाल्लाह ये जो है वो कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें पेपर के लिए। आज मैं सारे टॉपिक जो हैं रह गए थे वो मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। 38 से हम चलेंगे ऑनवर्ड्स 45 तक। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो नॉन यानी वो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर से इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करनी होती है, जो चीज़ें पता होनी चाहिए। बीइंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जो उसने वो परफॉर्म नहीं करनी होती। अब जैसे लेगेसी सिस्टम है, लेगेसी सिस्टम वो क्या चीज़ होती है कि पुराना सिस्टम कोई किसी कंपनी में जो चलता आ रहा हो कई सालों से, जो सपोर्ट करता हो स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सपोर्ट करता है, सिस्टम हार्डवेयर एप्लीकेशन डाटा बिजनेस रूल बिजनेस प्रोसेस सारों को जो है वो इस डायग्राम में आपको बताया गया, उसको वो यानी कई सालों से वो सॉफ्टवेयर चलता आ रहा है। उनको उसको मेंटेन करना बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि विद द टाइम टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, चीज़ें नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको ये मेंटेनेंस इसकी जो है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। उसी सॉफ्टवेयर को बार बार इम्प्रूव करना जो है वो बाज़ औक़ात वो इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करना बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप उसको लेगेसी सिस्टम को माइग्रेट करो, उसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को असेसमेंट करना पड़ता है। वो क्या होती हैं, स्क्रैप द सिस्टम कम्प्लीटली, आपको पूरा सिस्टम जो है वो स्क्रैप करना पड़ेगा। पहले सिस्टम था उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, या हम उसको कंटिन्यू करें मेंटेनेंस, उसको हम मेंटेन करते रहें, या हम उसको मेंटेनेबिलिटी में एक फेज में लेके जाएं कि हम उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक है, सिस्टम वे टू इम्प्रूव उसकी मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर लें, या फिर सारे सिस्टम को नया बना दें, उसको ख़त्म करें और उसको एक नया बना दें। ठीक है। अब ये उन्होंने एक आपको ये डायग्राम था, ये पेपर में पूछी भी जाती है, एक टेबल है सॉरी। क्वालिटी लो से हाई जब जाएगी तो क्या होगा, और बिजनेस वैल्यू लो से हाई, जब क्वालिटी लो से हाई जाएगी तो बिजनेस वैल्यू भी लो से हाई कैसे जाएगी। लो कीप द सिस्टम इन द ऑपरेशन विल बी एक्सपेंसिव, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, कैंडिडेट फॉर स्क्रैपिंग। उससे हाई की तरफ कैसे जाएगी, इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस कैन नॉट बी स्क्रैप, लो क्वालिटी मींस हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, कैंडिडेट सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये वो आपको कहना ये चाह रहा है कि जब आप उसको लेके जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप उस स्क्रैप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। पैसे बहुत लगेंगे एकदम से, तो आप अगर उसको स्क्रैप करोगे, क्वालिटी की तरफ उसी को इम्प्रूव करते रहोगे, तो एक लेगेसी सिस्टम जो है वो भी एक महंगा, उससे भी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन जब अगर आप उसको नया सिस्टम बिल्कुल बनाने की करोगे कि मैं बिल्कुल नया बनाऊं, तो फिर वो कॉस्ट एंड टाइम टेकिंग वो भी है। तो ये बिजनेस के साथ है, बिजनेस वैल्यू असेसमेंट करनी होती है, एंड यूजर से पूछना पड़ता है जो सिस्टम यूज कर रहा है, कस्टमर जिसने जो है वो उसे इंटरेक्ट करना है, आईटी मैनेजर से पूछना पड़ता है, उसका पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है, लाइन मैनेजर से पूछना पड़ता है, और सीनियर मैनेजर से कि भाई इसमें ये वाकई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, इन सारी चीज़ों की ये पूछने के बाद ही फिर उसके कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर भी होते हैं। सप्लायर स्टेबिलिटी, फेलियर रेट, एज, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट रिक्वायरमेंट कि स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सिर्फ वो। फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी, आर दिस प्रॉब्लम इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद अदर्स, कैन कंपाइलर्स एक्सेट्रा बी यूज करंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इज द सिस्टम एमुलेशन रिक्वायर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि आपस में उसका जो है वो कनेक्शन क्या है, उसकी सपोर्ट क्या है। वो सिस्टम अगर पुराने सिस्टम्स के ऊपर चलता था, जो अब नया होगा वो किस पे चलेगा। तो उसको हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट असेस करनी होती है, कि अगर पहले कंपनी में पुराने कंप्यूटर पड़े थे, पुराने लेगेसी सिस्टम पड़े थे, वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेसमेंट की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में असेसमेंट क्या होती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, हाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर कोड और करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कितना को मुश्किल है। अब नई चीज़ बनानी है वैसे ही, तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टम को, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होगी, उसका डाटा भी जो है वो, अब हमें डाटा तो वही चाहिए होगा, पुराना ही डाटा चाहिए, जैसे उसने पहले भी बात की थी वो। आप पीछे भी आप पढ़ेंगे तो उसने कहा हुआ है आपको कि जब लेगेसी सिस्टम से हम नए सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो जो डाटा है वो तो आपने वही यूज करना है ना जो पहले वाला था। यहाँ अगर कोई नया तो नहीं ना हम यूज कर सकते, उसी डेटाबेस को, हमने डेटाबेस को उठाना है सारे को। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कौन सी यूज हो रही थी, नई लैंग्वेज जो है वो अवेलेबल होगी, तो वो भी एक चैलेंज होगा कि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी विद द टाइम। टेस्ट डाटा हमें चाहिए होगा। Record of regression tests carried out what new features have been added to system. Personal skill. Are there people available who have skill to maintain the system? क्या अवेलेबल हैं ऐसे जो लोग जो इसको मेंटेन कर सकें? As a migration is very costly and risky business, the decision to migration system is made after assessing it from all the angles and determine that the time has come to migrate this system and it worth spending the required amount of money and time for undertaking this effort. ये पूरा मैंने पैराग्राफ रीड किया है, इसका मतलब ये है कि अब वो कहता है कि माइग्रेशन का कॉस्ट भी ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो चीज़ हमने रिस्क ले लिया, 6 महीने में हमने नया सिस्टम जो है वो तैयार करना है, उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए, उसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए डाटा चाहिए, उसको हमें, जब वो नया सिस्टम बनेगा तो उस पे जो स्टाफ पहले से काम कर रहा था उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और बहुत सारी इसके साथ जो चीज़ें उसने कही हैं, तो वो पैसे, और पैसे तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ होती है, टर्म बोली जाती है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। इसकी आप जो फॉर्मली गूगल से भी देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, के री इंजीनियरिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को दोबारा से इंजीनियर करना, उसकी सारी डॉक्यूमेंट को खोलना और उसको इस सारी चीज़ों को दोबारा एनालिसिस करना। जैसे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग शुरू होता है, पहले इन्वेंटरी एनालिसिस, पहले जो है एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। फिर डॉक्यूमेंट को रीस्ट्रक्चर किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट बनी थी उसको पहले दोबारा से बनाया जाएगा, उसमें चेंजेस की जाएगी। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग उसके ऊपर अप्लाई होती है, उसके डिज़ाइन पे। फिर कोडिंग को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया जाता है, फिर डाटा को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर उसको जो बना के फाइनल जो है वो निकाल दिया जाता है उसको। कि ये जो प्रोजेक्ट बन गया। अब री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो इस प्रोसेस में एक अगला स्टेप है कि रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर सॉफ्टवेयर द प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग अ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देन द सोर्स कोड। अब डिज़ाइन जो आपने बनाया था, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट का सामने वाला डिज़ाइन था, लुक एंड फील, उसको चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम उसके ऊपर काम करते हैं कि हम उसको जो है वो बेहतर जो है वो डिज़ाइन के जो बेहतर बनाया जाए। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, रिवर्स इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड द डाटा, इंटरनल डाटा, डाटा बेस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी काम होता है रिवर्स इंजीनियरिंग में। रिवर्स इंजीनियरिंग यूजर इंटरफेस, बेसिकली ये 3 स्टेप्स होते हैं। डाटाबेस के ऊपर काम होता है, प्रोसेस के ऊपर काम होता है, और डाटे के ऊपर और यूजर इंटरफेस के। अब हम प्रोग्राम रीस्ट्रक्चर उसको जब हम करते हैं, वो क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो है वो जो इन दी एंड सॉफ्टवेयर है उसी को इंजीनियर, ये हम जो री इंजीनियरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, उसी प्रोसेस के, उसी जो लेगेसी सिस्टम है ना हम जिसको हम करना चाह रहे हैं, कि उसी पे सारा प्रोसेस अप्लाई होता है। ये नया सिस्टम नहीं बना रहे, ये हम उसी को लेके चल रहे हैं कि अगर हम उसी को री इंजीनियर कर दें, उसी को एक बेहतर डिज़ाइन दे दें। इट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब है इनकॉर्पोरेटिंग द न्यू बिजनेस प्रोसेस एंड रूल इन द सिस्टम। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट टू रिक्रिएट इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी उसी को ही दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर आके उसे सारा हमने री इंजीनियरिंग वाला पार्ट कर लिया, वो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर हम उसी को बना के सामने रखते हैं। इसके अंदर एक द इकोनॉमी ऑफ री इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है? करंट एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, करंट एंड
एनुअल ऑपरेशन कोड फॉर एप्लीकेशन, करंट एनुअल बिजनेस वैल्यू एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद दो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल भी आ जाता है कि मेंटेनेंस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का, और कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग का फार्मूला क्या है। पेपर में फार्मूला भी पूछा जाता है, यहाँ इसका सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लें दोनों फार्मूला उसको अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक और टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि अगर हम बिजनेस के ही प्रोसेस को री इंजीनियर कर दें, जो बिजनेस चल रहा है हम उसकी प्रोसेस को पकड़ें और उसको री इंजीनियर कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा बिजनेस वाले स्टूडेंट जो हैं वो बेहतर समझेंगे इस चीज़ को, कि बिजनेस की डेफिनेशन ली जाती है सबसे पहले, उसको प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है क्या प्रोसेस है, उसको वैल्यूएट किया जाता है कि हाँ जी ये इसकी वैल्यूएशन ये है, फिर उसकी प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन, और फिर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटोटाइप एक बनाया जाता है पहले, कि आपने जो क्लाइंट को भेज दिया जाता है कि यहाँ, क्योंकि हम ये अंदर ही काम कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर ही बिजनेस री इंजीनियरिंग हो रही है, बिजनेस प्लान या प्रोसेस को री इंजीनियर किया जा रहा है। तो उसी के अंदर उनको रिप्लाई किया जाता है, और फिर रिफाइनमेंट एंड इंस्टॉलमेंट, ताकि आपको ये किया इसलिए जाता था कि आपका बिजनेस, ये उसने लिखा, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म टू अचीव अ डिफाइंड बिजनेस आउटकम। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग से ये हमारा आउटकम होता है सारा, इस प्रोसेस का, ये आपको सारा प्रोसेस ऊपर बताया गया। वो हम इसलिए करते हैं ताकि अगर बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया जाए तो हो सकता है उसके अंदर आपको पता चल जाए कि हाँ जी लेगेसी सिस्टम को भी अब करना, जो आपका लेगेसी सिस्टम पुराना सिस्टम चल रहा है उसको भी अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस को अगर हम नए तरीके से, बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग है। ये 2 से 3 लेक्चर्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर आगे चला जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, एक नहीं मुख्तलिफ किस्म की। सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग होता क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम such that external behavior system does not change while the internal structure of system is improved। वो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर फर्क कोई ना पड़े, एक्सटर्नली जो था वो है वैसे का वैसे ही काम। जब अगर वो एक मिसाल देता हूँ, कैलकुलेटर 2+2 कर रहा था या 2-2 करता था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर रहा था, उसके पीछे एक लॉजिक लगी हुई थी। वो लॉजिक चेंज कर देंगे, करेगा वो वही काम, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जस्ट हम उसके बिहाइंड द लॉजिक चेंज कर देंगे कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिफरेंट तरीके से करे। ये अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ी होगी सब्जेक्ट CS 302, तो उसमें आपने ये बात पढ़ी होगी कि उसमें हम कैसे जो है ये कैलकुलेटर, ये चीज़ें जो है ये सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें बिहाइंड द लॉजिक चेंज कर दी जाए लेकिन इन दी वो जो उसका आउटपुट हो वो सेम ही रहे, तो ये सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग होती है कि आप उसका जो है वो इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहेगा लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको आप चेंज कर दो। इसमें बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। लाइक उसने ये एक बहुत सादी सी एग्जांपल दी है कि इफ एल्स को उसने ये अलग करके लिखा। ठीक है, उसने कहा टोटल प्राइस और सेंड दो फंक्शन वो करे, उसने उसको जोड़ दिया, उसने उसको जोड़ के सेंड की वैल्यू एक दफा रिटर्न कराई, इधर बार बार कराया हुआ तो उसने 2 दफा कराया। तो रीफैक्टरिंग होता है। रीफैक्टरिंग में अब मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ तक के बैड स्मेल इन कोड का मतलब होता है डुप्लीकेट कोड हो तो तब करना होता है, अगर लॉन्ग मेथड हो तो उनको तोड़ना होता है, लार्ज क्लासेस हो, ये सारी चीज़ें बाद में इसकी सारी एग्जांपल दी है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल आपने पढ़ लेनी, वैसे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको इनकी डेफिनेशन आ जाती है। कोड बहुत कम पूछा जाता है कि इसको रिफैक्टर कैसे किया जाएगा, वो बहुत रेयर होता है। तो बड़े मेथड को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है तो हम उसको छोटे में तोड़ लेते हैं और बेहतर कर लेते हैं। लार्ज क्लासेस को जो है वो हम कह देते हैं कि हम रिड्यूस कर देते हैं, उसके अंदर कोहेशन जो है रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद लॉन्ग पैरामीटर लिस्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है, कैन बी इनकंसिस्टेंट होती है, डाइवर्जेंट टेन। अगर हम
उसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे ही करनेंगे। चेंजेस भी हमने ऐसे नहीं कर देनी कि हम कोई बड़ी क्लास को तो डिवाइड कर दें क्लासेस में, या मेथड्स को डिवाइड कर दें, और उससे कोई ऐसा मसला हो जाए कि वो का आउटपुट ही चेंज हो जाए, या सॉफ्टवेयर जो है वो स्लो हो जाए, उसको ज़्यादा स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। नीचे सारी एग्जांपल में उसने बताया, आपको स्नैन किया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको आप रीड करेंगे, तो जस्ट आप रीडिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगी। Shotgun surgery, a change require lot of little change in a lot of different classes. बाज़ का रिक्वायर्ड होता है, इनहेरिटेंस अप्लाई करनी पड़ती है। डिफरेंट मेथड्स को आपने किसी स्विच स्टेटमेंट यूज़ की होती है, कहीं पर आपको इफ एल्स यूज़ किया होता है तो उसकी जगह आपको स्विच यूज़ करना पड़ता है। क्लासेस में आपने इनहेरिटेंस नहीं यूज़ की होती तो वो यूज़ करनी पड़ती है, तो ये शॉटगन सर्जरी है। फीचर इन वाया मेथड रिक्वायर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम अदर क्लासेस। कुछ मेथड होते हैं, ये इनहेरिटेंस का ही है कि कुछ क्लासेस होती हैं जिनको अदर क्लासेस से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इनहेरिटेंस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि उसमें ऐसे ही होता है, में जो बेस क्लास होती है उससे ही आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमने ली नहीं होती, उससे इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं की होती, तो वो हम अप्लाई करते हैं, उससे स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। डाटा क्लम्प्स, एट्रीब्यूट दैट क्लम्प टुगेदर बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेम क्लास। एट्रीब्यूट जो है वो क्रम्स मतलब यानी एक ही तरह के वो काम करते हैं, लेकिन वो एक सेम क्लास में नहीं होते। तो ये भी एक मसला होता है। प्रिमिटिव ऑब्सेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्टेंस टू यूज क्लास इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी वो रिलक्टेंट टू यूज क्लासेस इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यूज उनमें क्लासेस करनी चाहिए, लेकिन हम कुछ और यूज कर रहे थे। स्विच स्टेटमेंट डुप्लीकेट कोड को कर देता है, उसकी जगह हम पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलल इनहेरिटेंस हायरार्की जो है ये भी हम एक अप्लाई कर सकते हैं। लेजी क्लासेस क्लासेस नो लॉन्गर पेज इट वे that was downsized by refactoring or represent the planned functionality that did not pan out। कुछ क्लासेज जो हैं वो हमने उनको तोड़ दिया और उनको रिफैक्टरिंग कर दिया, लेकिन हमें पता चला कि वो उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं रही। तो ये इस तरह भी नहीं, हमने लेजी क्लासेस भी नहीं बनानी। स्पेक्युलेट जनरलिटी और थिंक वी नीड द एबिलिटी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग समडे। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो जनरली आपको एक सॉफ्टवेयर में एक स्पेकुलर जनरलिटी का मतलब यही है कि आपको जो है वो इसके अंदर जनरलिटी बनानी है, कि जनरल जनरल चीज़ों को एक तरह अलग कर देना है, कुछ चीज़ों को एक अलग करना है, ताकि आपको उससे पता चल जाए कि भाई जो है वो सॉफ्टवेयर, जब ये बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है कि आप ग्रुपिंग कर दो, कि एक तरह के ग्रुप और दूसरे तरह के डिफरेंट ग्रुप्स क्लासेस या ग्रुप ऑफ मेथड्स को हम अलग कर दें, और एक तरह के ग्रुप ऑफ मेथड को अलग कर दें। फिर टेम्परेरी फील्ड जो है एन एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट इज ओनली सेट इज इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बट एन ऑब्जेक्ट शुड नीड ऑल ऑफ इट एट्रीब्यूट। सर्टेन सर्कमस्टांसेस यानी इसका मतलब यह है कि हम कुछ टेम्परेरी फील्ड जो है वो उसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद मैसेज चेंज client ask an object for another object and then ask for object of another object, bad because the client depend on structure of navigation। एक client जो है वो ask करे object एक और object को, और ask the object for another object, ऐसी चेंज नहीं होनी चाहिए कि एक क्लास से अगली क्लास से अगली क्लास से अगली क्लास को कॉल कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। Middleman, if a class is delegate more than half of its responsibility to another class, do you really need it? अगर ऐसी क्लास जो डेलीगेट करे अपना हाफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी क्लास पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट इंटीमेसी, पेयर्स ऑफ क्लासेस दैट नो टू मच अबाउट ईच अदर, प्राइवेट डिटेल जो है ऐसे क्लासेस नहीं होनी चाहिए। अल्टरनेटिव क्लासेस फॉर डिफरेंट इंटरफेस, टू और मोर मेथड डू सेम थिंग बट हैव अ डिफरेंट सिग्नेचर फॉर व्हाट दे डू, ये भी जो है वो यूज भी करना चाहिए, और नहीं भी हम यूज करना चाहिए, ये भी रिफैक्टरिंग में मसला पैदा होता है। इनकम्प्लीट लाइब्रेरी क्लास नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट लाइब्रेरी क्लास होनी चाहिए। डाटा क्लास, दीज आर द क्लासेस दैट हैव अ फील्ड गेटिंग एंड सेटिंग मेथड, गेटर सेटर मेथड जो है
बट ऑब्जेक्ट शुड बी अबाउट डाटा एंड बिहेवियर, ये होने चाहिए आपके गेटर और सेटर फंक्शन आपके क्लासेस में। रिफ्यूज बैड रिक्वेस्ट, सब क्लासेस इग्नोर मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। बी बीक्वेस्ट होता है कि आप कि बैड रिक्वेस्ट में सॉरी बोल के उसको बीक्वेस्ट होता है, रिफ्यूज बीक्वेस्ट। यानी ज़्यादातर जो सब क्लासेस हैं मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी प्रोवाइड बाय सुपर क्लास उसको इग्नोर करती है और अपनी फंक्शनैलिटी को यूज़ करती हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कमेंट्स आर समटाइम यूज टू हाइड द बैड कोड, कोड ऑफन आर यूज एज अ डेकोरेंट। यानी आपका जो सॉरी कमेंट्स आर ऑफन यूज एज डिओडेंट। यानी डिओड्रेंट किस लिए होता है आपको, ताकि आपकी बॉडी की बैड स्मेल को बचा सके। तो कमेंट जो है समटाइम किया जाता है कि आप को कोड का असल में कमेंट होता है इसीलिए है कि आप कोड एक्सप्लेन कर सके, लेकिन वो इसलिए कर देते हैं ताकि यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ कोड वो काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, मैं इसको पास ऑन कर दूंगा ताकि जो है वो आपको, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं, कोई 8-10 पेजेस हैं जिन पे सिर्फ है ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है। 43 भी जो है वो मूविंग अबाउट कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेशन, ये एग्जांपल्स हैं सारी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई वो उन्होंने ऐसी बात नहीं लिखी। जो मैंने ऊपर सारी एक्सप्लेन की है वही सारी जो है वो आपको उसकी सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, तो मैं इसलिए इनको ज़रा स्पीड से पास ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, कंपैटिबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये सीएमएम आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सीएमएम क्या चीज़ है, कंपैटिबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है, इसके डिफरेंट मॉडल्स आपको बताए हुए हैं यहाँ पर। उसका स्ट्रक्चर बताया, स्टेज और कंटिन्यूस दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। स्टेज क्या होता है, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोवाइड अ प्रूवन सीक्वेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ईच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट। यानी आपका जो सीक्वेंस है वो जो है वो प्रूवन होना चाहिए कि ईच सर्विंग एज अ फाउंडेशन, जो इससे पिछला हो स्टेप वो अगले स्टेप को जो है वो सही बिल्कुल जो है उसकी फाउंडेशन रखने वाला हो। परमिट द कंपैरिजन अक्रॉस एंड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूज ऑफ मैच्योरिटी लेवल, यूज ऑफ मैच्योरिटी लेवल से आपने कंपैरिजन जो है वो परमिट करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में अक्रॉस एंड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी लेवल को यूज करते हुए। अच्छा, उसके बाद प्रोवाइड एन इजी माइग्रेशन फ्रॉम इजी माइग्रेशन, इस मॉडल से इस मॉडल में आप इजीली आप माइग्रेट कर सके हो। सिंगल रेटिंग दैट समराइज द पर्सन एंड रिजल्ट एंड अलाउ द कंपैरिजन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल रेटिंग होनी चाहिए जिससे आप समराइज करो पर्सन रिजल्ट एंड कंपैरिजन जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो। ये आपका जो है वो स्टेज्ड होता है, और कंटिन्यू जो है वो आपको नीचे सारा कंपैरिजन भी इसका बताया हुआ है, ये आपने पीछे पढ़ी हुई हैं। अलाउ यू टू सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट बेस्ट मीट योर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड माइग्रेट मिटिगेट्स योर ऑर्गेनाइजेशन एरिया ऑफ रिस्क। आपको सेलेक्ट कर लेते हो कि ऑर्डर ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि आप कौन सा ऑर्डर जो है वो जिससे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ और बेस्ट मीट योर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बेस्ट मीट कर सको, और मिटिगेट कर दो, इग्नोर कर दो या निकाल दो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क ऑफ एरिया है। ठीक है। इसमें आप ये इस मॉडल से इस मॉडल के अंदर आप जो है वो माइग्रेट करते हो। ठीक है। कैपेबिलिटी लेवल होता है वेल डिफाइंड पॉलिटिकल डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी रिलेटेड टू प्रोसेस एरिया। प्रोसेस एरिया क्या चीज़ है, वो उसने नीचे आपको अभी आप डेफिनेशन बताएगा आपको प्रोसेस एरिया की। पहले ये लेवल आप देख लें, ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी मैनेज डिफाइंड मैनेज्ड इन परफॉर्म एंड इनकम्प्लीट। अगले लेक्चर में आपको सारी जो है वो एक्सप्लेन भी की हुई है। Process area capability and organization maturity. Organization maturity is a focus of stage representation, where the process area capability is a focus of continuous representation. के फोकस प्रोसेस एरिया क्या है, कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मेच्योरिटी क्या है, इज अ फोकस स्टेज रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन किया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूव इज अ मेजर यूजिंग मैच्योरिटी लेवल के थ्रू हम प्रोसेस इंप्रूव करने हैं, और इधर कैपेबिलिटी लेवल के ऊपर होता है। मैच्योरिटी लेवल इज द डिग्री ऑफ प्रोसेस टू इंप्रूव अक्रॉस अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेस एरिया। ये सवाल भी आता है स्टेज और इसका कंपैरिजन का पेपर में, तो इसको याद कर लें। कैपेबिलिटी लेवल इज अचीव ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एरिया। अब वो अक्रॉस अ प्री डिफाइंड है, और ये विद इन एन इंडिविजुअल प्रोसेस है। वो ऑर्गेनाइजेशन मेच्योरिटी पर्टेन टू मेच्योरिटी ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कैपेबिलिटी पर्टेन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का काम जो है वो ये ऑफ पर्टिकुलर होता है आपका कंटिन्यूस, और ये सेट ऑफ प्रोसेसेस है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर काम करता है, ये सेट ऑफ प्रोसेस के ऊपर काम करता है। ये डिफरेंट है। एडवांटेजेस आपको बताए गए हैं। स्टेज प्रोसेस प्रोवाइड अ रोड मैप प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ऑफ प्रोसेस एरिया एंड द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और फेमिलियर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांजिशन सॉफ्टवेयर है, और ये कंटिन्यूस जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस गोल के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव एंड फेमिलियर स्ट्रक्चर फॉर दोज ट्रांजिशन फ्रॉम ईआईए। इसमें हम ईआईए से आगे जाते हैं, और उसमें दूसरे मॉडल से हम आगे जाते हैं। तो ये सारा बात हो गई। आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आप पहले हाफ में आपने पढ़े हुए हैं। ये सीएमएम मैच्योरिटी लेवल में सिर्फ आपने इनके लेवल्स को याद रखना होता है। पेपर में ये इसकी डिटेल कोई नहीं आती इतनी, लेकिन ये लेवल आ जाते हैं कि लेवल वन क्या है, एडहोविक क्योटिक लेवल है। फिर उसके बाद रिपीटेबल, और समटाइम प्रोसेस जो है रिपीटेबल हो जाते हैं। क्योटिक का क्या मतलब है, ये पूछ भी लेता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस दैट लेवल दैट दे आर टिपिकली अंडर डॉक्यूमेंटेड इन द स्टेज ऑफ डायनामिक चेंज। यानी डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, और ये एडहोविक यानी क्योटिक यानी मसला क्रिएट करते हैं। रिपीटेबल लेवल थ्री पे उसको डिफाइन किया जाता है। प्रोसेस लेवल दैट अ सेट ऑफ डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड प्रोसेस एस्टैब्लिश एंड सब्जेक्ट टू सम डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम। इम्प्रूवमेंट हो के हम कुछ टाइम के बाद उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ उसको लेके जाया जाता है जब हम डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। When managed, it's a characteristics at this level using a process metric management can effectively control the ASI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। बेसिकली ये आपका फेज आता है। आपका लेवल फोर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का फेज है, जहाँ पर उसने मैनेज करना है। ऑप्टिमाइजिंग यानी आपको प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करें इंक्रीमेंटल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। ठीक है। फिर एक्सटेंशन के सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना है लेवल जीरो पे जाके, कि उसको इनकम्प्लीट अगर प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़, तो उसको एक्सटेंड किया जाए। कंपैरिजन ऑफ CMMI रिप्रेजेंटेशन स्टेज एंड कंटिन्यूस। अब ये डिफरेंट इन दोनों को दोबारा जो है वो कंपैरिजन किया है। आप इनको यहाँ से पढ़ के तो पेपर में सेम एज इट इज लिख सकते हैं। वही बातें जो ऊपर कही हुई हैं उन्हीं बातों को दोबारा जो है वो उन्होंने किया है, क्योंकि ये बेसिकली आपका एक तरह से समरी लेक्चर भी है। तो आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं इस बात को जस्ट ये डायग्राम पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको इख्तिताम करूंगा लेक्चर का, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर प्लान एंड डिज़ाइन करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर प्लान एंड डिज़ाइन, फिर एग्जीक्यूट, एंड फिर एंड द एंड हम क्लोज कर देते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है बन जाता है। ये सारा उसका जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटी है। हमने एसक्यू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ पढ़ी, फिर क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ी, फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है। एसक्यूए की एक्टिविटी पढ़ी, एसक्यूए ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हमने सारी पढ़ी, क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर मैं कोर्स एंड करते हुए कुछ बातें बता दूँ। ये सारा आप कोर्स पढ़े थे बिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है वो। बाज़ का एक टीम लीड के रोल में भी होता है, कि वो एक टीम लीड भी हो सकता है, कि जो जिसको कोडिंग का आइडिया भी हो, और कहीं पर अगर कोई डेवलपर फंस जाता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको वहां से भी निकाले। वो एक ऐसा टीम लीड ही प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि कंपनी जितनी बड़ी होगी उसमें उतने वास्ट जो हैं वो रोल्स होंगे, और बड़े रोल्स होंगे लाइक कोऑपरेटिव रोल्स होंगे,
कि प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकता है मैनेज कर रहा हो, तो अगर छोटी कंपनीज होंगी तो वही प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वही टीम लीड होगा, वही सारा कुछ मैनेज कर रहा होगा, 3 या 4 बंदों की टीम होगी। तो रोल स्विच करते रहते हैं। ये आपको पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें आपको पता हो, बीइंग अ डेवलपर भी आपको आइडिया हो कि इन फ्यूचर अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ता है और आपके नीचे जो है वो स्टाफ होता है, तो आपने किन किन एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि आप बीइंग अ डेवलपर, अगर आप कंपनीज में आपने फ्यूचर में काम करना है या आपने किसी काम करने वाले बंदे से मिलेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह कैलकुलेशन या इस तरह चीज़ें नहीं हो रही होती, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट के जो टीम लीड हैं, या जो भी आपने को प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, सॉफ्टवेयर का है नॉन सॉफ्टवेयर का है, कुछ ये सब्जेक्ट जो है वो CS के अलावा भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करके चलना है। आपके अंदर एक्टिविटी होती है कि आपने कितनी देर में इसको प्रोजेक्ट करना है, कितनी मैन पावर चाहिए, ये आपने डिसाइड करके देना होता है कंपनी को। कंपनी ने डिसाइड ही करना होता। बाजू का छोटी कंपनीज में करती हैं क्योंकि उसमें रिसोर्सेज थोड़ी होती हैं, तो बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इन बातों का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा लेक्चर का इख्तिताम होगा। आपका कोर्स यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है फाइनल टर्म का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और बेहतरीन आप इस लेक्चर से तैयारी करेंगे। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।